अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? मुझे कोई एक जल्दी से बता दो, मैं फिर आगे स्टार्ट करूँ। जी मिस। अच्छा चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने आवाज़ आ रही है बेटा? ईशा, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही तो यहाँ आ जाओ, या तो देख लो तुम, ये सीट आगे कर दो इसको, या ये वाली चेयर इधर ले आओ। देख लो तुम्हें अगर आवाज़ आ रही है तो। चलो ठीक है। अच्छा यार, कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कल अच्छा जी, कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमने बेसिडियो माइकोटा वाला ये वाला पूरा जो है ना पार्ट हमने ये वाला पढ़ लिया था। इसमें से कुछ पूछना है किसी को? जो कल हमने एस्को माइकोटा और बेसिडियो माइकोटा पूरा पढ़ा था, उसमें से कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो फिर मैं आगे से स्टार्ट करूँ। अच्छा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? बेसिडियो माइकोटा से, ठीक है? बेसिडियो माइकोटा आर नेम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द बेसिडियम। सही है। अगर आप लोग अपनी बुक में देखो, जो डायग्राम एक बनी हुई होगी, उसमें आपको एक बेसिडियम बना हुआ नज़र आ रहा होगा। सही है। तो वो बेसिडियम मेरे पास यहाँ, क्योंकि पुरानी किताब है तो मेरे पास वो बना हुआ नहीं है, बट आप देख लेना अपने पास जो आपके पास किताब है। बेसिडियो माइकोटा को हम बेसिडियो माइकोटा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज उनके पास क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि जो बेसिडियम है, जिसकी वजह से इसको हम बेसिडियो माइकोटा कहते हैं, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसका नाम बेसिडियो माइकोटा रखा गया है। और जो बेसिडियम है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मीन्स ये रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? अब बेसिडियम इज क्लब शेप लाइक इन एस्कस। अगर आपको पिछली वाली इसमें याद हो तो आपको याद होगा कि ये जो बेसिडियम है, ये जो बेसिडियम है हमारे पास, ये बेसिडियम बेसिकली कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता है, लाइक इन एस्कस। एस्कस जैसे हमने एस्कस की डायग्राम देखी थी, तो एस्कस का जैसा शेप होता है, थोड़ा थोड़ा इसका भी शेप वैसा ही होता है, ठीक है? सिनगैमी और न्यूक्लियर फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब मैंने कल आपको बताया था, जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में, या दो सेल्स या दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिनगैमी। सही है। तो अब सिनगैमी अकर्स विद इन द बेसिडियम। मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा कि जैसे एस्कस के अंदर वो हो रही होती है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन हो रही होती है, एस्कस के अंदर, एस्कोमाइकोटा के अंदर, ठीक है? उसी तरीके से बेसिडियो माइकोटा के अंदर जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्यूजन होती है या जाइगोट बनता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? बेसिडियम स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमने इसका ये नाम रखा हुआ है। सही है। गिविंग राइज टू द जाइगोट, दी ओनली डिप्लॉयड सेल ऑफ द लाइफ साइकिल। यानी कि हमारे पास जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट वाहिद स्ट्रक्चर होता है पूरे लाइफ साइकिल में इसके, जो कि कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। बाकी जितने भी इसकी बॉडी में सेल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है? एज इन ऑल फंजाई, मियोसिस अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। यानी कि हमारे पास जब फ्यूजन होगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सिनगैमी कह रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जब जाइगोट बन जाएगा, तो वो जाइगोट क्या करेगा? जैसे ही जाइगोट प्रोड्यूस होगा, वैसे ही वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और आपको पता है कि जब हमारे पास मियोसिस होती है, तो फिर मियोसिस में हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, या 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस अगर होगी तो 2 स्ट्रक्चर्स, 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? और वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। सही है। द 4 हैप्लॉइड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू the basidiospore in most of the membranes of members of this division. The basidiospore are born at the end of the basidium, ठीक है? अब जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, बेसिकली वो बेसिडियोस्पोर कहाँ पर होते हैं? वो बेसिडियोस्पोर होते हैं आपके पास, स्लो पढ़ाऊँ मतलब? आवाज़ सही नहीं आ रही है क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। तुमने मनाहिल बेटा क्या लिखा हुआ है? स्पीड की बात कर रही हो? यस मिस कल वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया था, तो अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, आई ट्राई, ठीक है? अच्छा, बेसिडियोस्पोर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन द बेसिडियोस्पोर आर बॉर्न एट द एंड ऑफ द बेसिडियम।
मेरे पास यहाँ डायग्राम नहीं है, बट जो इसका बेसिडियम होता है, उस बेसिडियम के एंड पे आपके पास क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब होता है टू बेयर समथिंग, इसका ये पास्ट टेंस है आई गेस, ठीक है। तो हमारे पास जब बेसिडियम होता है, उस बेसिडियम के एंड पे या उसके टर्मिनल पार्ट में हमारे पास क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर जो है प्रेजेंट होते हैं, सही है। ऑन सिलेंडर प्रोजेक्शंस कॉल स्टेरिगमेटा। अब स्टेरिगमेटा क्या है, स्टेरिगमेटा वो डंडी है या वो डाली है या वो स्टॉक है जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर मौजूद होते हैं या बेसिडियम के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दिस वे द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिडियम डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एन एस्कस। अगर आपको याद हो तो एस्कस के अंदर हमारे पास कोई भी स्टेरिगमेटा करके कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पे स्टेरिगमेटा होगा, ठीक है। और स्टेरिगमेटा क्या है, स्टेरिगमेटा बेसिकली हमारे पास वो स्टॉक्स या वो डंडियाँ हैं जिनके एंड पे हमारे पास बेसिडियोस्पोर होगा, और ये स्टेरिगमेटा इटसेल्फ कहाँ पे मौजूद होते हैं, बेसिडियम पे होते हैं, ठीक है। इन दिस वे द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिडियम डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एन एस्कस ऑल्दो फंक्शनली द टू आर आइडेंटिकल। मतलब जो एस्कस होते हैं, जो एस्कोमाइकोटा का जो एस्कस है वो, और बेसिडियोमाइकोटा का जो बेसिडियम है वो, दोनों तकरीबन जो है वो फंक्शनल मैनर में, या दोनों का काम या दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है, मगर जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि बेसिडियम के पास स्टेरिगमेटा है, ठीक है, जबकि एस्कस के पास आपको याद है तो उसमें कोई स्टेरिगमेटा का नाम का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। तो दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि बेसिडियम के पास स्टेरिगमेटा है, सही है, और आपका जो एस्कस उसके पास कोई स्टेरिगमेटा नहीं है, लेकिन दोनों का काम सिमिलर है। फंक्शनली द टू आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि एस्कस के अंदर भी जाइगोट बन रहा था और बेसिडियम के अंदर भी मैंने आपको बताया जाइगोट बन रहा था, बिकॉज ऑफ द सिनगेमी या बिकॉज ऑफ द फ्यूजन, सही है। The septum that cuts off the young basidium are initially perforated। मतलब होता क्या है कि जो सेप्टम है वो सेप्टम जो कि सेपरेट कर रहा होता है यंग बेसिडियम को फ्रॉम द होल बॉडी, वो सेप्टम शुरू में क्या होता है, जब बिल्कुल लाइफ स्टार्ट हो रही होती है फंगस की, तो उस टाइम पे वो सेप्टम कैसा होता है, उस टाइम पे वो सेप्टम परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब है उसके अंदर कोई सुराग है, कोई होल है, कोई छेद है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो जो आपका सेप्टम होता है जो सेपरेट करे, वो सेप्टम कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, एज इट डज इन द एस्कोमाइकोटा, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने क्यों कहा था, मैंने ये बात कही थी ना आपको कि सेप्टम जब भी मौजूद होता है तो मोस्टली उसमें वो कैसा होता है, वो परफोरेटेड होता है, सुराग होता है। तो क्यों होता है ऐसा, ये बात मैंने क्लास में बताई थी, ऐसा क्यों होता है, वाई इज दी सेप्टम परफोरेटेड। मिस ताकि न्यूट्रिशन जो है मतलब पूरी हाइफी के अंदर मतलब प्रोवाइड हो सके, मतलब आगे जितने भी न्यूक्लियस वगैरह हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसलिए। ठीक है। और साइटोप्लाज्म मूव कर हाँ, सकते हैं ना। वेरी गुड, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन, पूरा साइटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे जाएगा, मतलब एक सेल से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाएगा, बाय मींस ऑफ दी आपका सेप्टम, जिसके अंदर एक अदद या दो तीन मतलब सुराग होंगे या परफोरेटेड होगा वो, ताकि जो भी मटेरियल है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो भी है वो मूव कर सके, फ्लो कर सके फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट, सही है। इस पार्ट में कोई कन्फ्यूजन है जो अभी तक हमने पढ़ा है? फिर मैं इसके बाद वाला स्टार्ट करूँ, क्योंकि बेसिडियम तकरीबन हो गया है हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये बॉक्स देख लेते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ मशरूम with a cap that is 7.5 centimeter across produces as many as 40 million spores per hour। देखो जो एक मशरूम, यहाँ पे एक वैल्यू बताई हुई है कि एक अदद मशरूम है, और उस मशरूम का जो वो है ना यार, मशरूम का जो साइज़ है या जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। लेकिन वो इतना छोटा है, 7.5 सेंटीमीटर है, इतना छोटा होने के बावजूद वो 1 घंटे के अंदर कितने स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 40 मिलियन स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी रिप्रोडक्शन का रेट कितना फास्ट है, कितनी तेज़ी से ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। Some species of Basidiomycota are commonly cultivated, for example the button mushroom Agaricus campestris। इसका नाम अंडरलाइन करो यार, Agaricus campestris, क्योंकि इस तरह वो लोग ना मतलब MCQs में या कहीं भी पूछ सकते हैं कि Agaricus campestris, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, बटन मशरूम है, तो ये भी देख लेना। तो ये भी इस तरह वो पूछ सकते हैं कि Agaricus जो campestris है वो कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, तो आंसर इस Basidiomycota या वाइस वर्सा, इस तरह वो पूछ सकते हैं। तो Agaricus campestris भी इसकी एग्जाम्पल है, ये भी आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। इज़ ग्रोन इन मोर देन 70 कंट्रीज़। ये बात बताई हुई कि जो Agaricus campestris है वो तकरीबन 70 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ग्रो किया जाता है, ठीक। ऑल्दो वी आर मोर फेमिलियर विद द मशरूम्स, अनदर काइंड ऑफ Basidiomycota इज रिप्रेजेंटेड बाय द रस्ट एंड स्मट विच आर इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजन। दो और
दो और आपके पास फंगस हैं जो कि बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करते हैं। उनका नाम क्या है बेटा? रस्ट है और स्मट, दो नाम है। लेकिन जो रस्ट और स्मट हैं वो दोनों बेसिकली प्लांट पैथोजेंस हैं। मैंने कल बताया था या पता नहीं शायद परसों वाली क्लास में बताया था पैथोजन का क्या होता है मतलब, जो डिजीज कॉज करे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो वो जो कोई भी चीज़, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो पैरासाइट हो, अगर तो वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, डिजीज़ को हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हमारा एमबीबीएस में पूरा अलग से सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी के नाम से, जैसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, वैसे पैथोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैथोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट बीमारियों को पढ़ते हैं या डिफरेंट बीमारियाँ कॉज जिसकी वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। तो पैथोजन क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डिजीज़ कॉज करे, बीमारी कॉज करे। यहाँ पे जो रस्ट और स्मट है, दोनों फंगस, ये क्या है? प्लांट पैथोजन है। मतलब ये किसके अंदर बीमारी करवाते हैं बेटा? ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करवाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्लांट पैथोजेंस। तो ये भी देख लेना कि रस्ट एंड स्मट आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियो माइकोटा एंड बोथ ऑफ देम आर प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना यार, जब भी आपके पास फंगस का सवाल आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, आपने वो पूरा अटेम्प्ट करने के बाद एक अलग से सब हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल की, और उस एग्जाम्पल में आपने जो भी नाम इसमें लिखे हुए ना, जैसे पिछली स्लाइड में क्या था आपका, पिछली स्लाइड में देखो जो मैंने आपको बताया था, इसकी एग्जांपल है ना, मशरूम है, टोड स्टोल, पफ बॉल है, एस्कोमाइकोटा में भी कुछ एग्जांपल्स थी मेरे पास, मेरे ख्याल से वो नहीं है, अभी वाली स्लाइड नहीं है, बट खैर है, उसमें आप बुक अगर आपके पास है तो आप बुक में देख सकते हो ना यार कि वो सारी एग्जाम्पल्स है। तो आपको जब भी आप ये अटैम्प्ट करो तो एग्जाम्पल की हेडिंग बना के जितने भी नाम है वो लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ दो नाम याद कर लिए, एक कर लिया कि भाई एग्जाम मतलब आंसर तरखाने के लिए, अगर वो एमसीक्यूज में आ गया तो आपके लिए मसला हो जाएगा। एमसीक्यूज में भी ये बहुत पूछा जाता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना है बेसिडियो माइकोटा में? अगर नहीं है तो मैं फिर ड्यूटीरो स्टार्ट करूँ। नहीं, कुछ नहीं पूछना? स्टार्ट कर लूँ मैं? क्या नाम है आपका? ड्यूटीरो माइकोटा। ड्यूटीरो माइकोटा आता है शॉर्ट में, ये आपके पास लॉन्ग में नहीं आता बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा है तो उसका मतलब मैंने ये कहा अगर शॉर्ट में आता है तो उसको और शॉर्ट नहीं करना, यही पूरा काफ़ी है, ठीक है। तो ड्यूटीरो माइकोटा को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है फंजाई इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टाई, जो भी आप इसको कहना चाहो। दोनों नाम से याद करना क्योंकि ड्यूटीरो माइकोटा इसका असल नाम तो है ही है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फंजाई इम्परफेक्टाई करके पूछ लें, ठीक है। तो इस तरह इसको दोनों इसके नाम आपने याद रखने हैं, ड्यूटीरो माइकोटा और फंजाई इम्परफेक्टी दोनों, सही। Most of the so-called fungi imperfecta are ascomycota that have lost the ability to reproduce sexually। देखो हम इसको, देखो इसका हमने क्या इसका दूसरा नाम रखा है फंजाई इम्परफेक्टा। कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट कब होती है? जब वो जाहिर बात है उसमें कोई खामी हो या उसमें कोई कोई फॉल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ हम अच्छे खासे एक फंगस को इम्परफेक्ट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये ड्यूटीरोमाइकोटा बेसिकली आपका कौन सी फैमिली से रिलेट करते हैं? एस्कोमाइकोटा से करते हैं, मगर फ़र्क क्या है कि एस्कोमाइकोटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, मगर ये जो है ड्यूटीरोमाइकोटा एस्कोमाइकोटा ही है बेसिकली। लेकिन कौन से एस्कोमाइकोटा है ये बेटा? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी अंडरलाइन कर लेना। इनको क्यों कहते हैं हम? ये सवाल रीजनिंग में आ सकता है, ये पूरा नॉन रीजनिंग में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है कि इनको क्यों कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टा। अगर ये आता है ना रीजनिंग में सवाल, तो आपने क्या करना है? अगर ये रीजनिंग में पूछा जाता है तो आपने वो करना है, मतलब शुरू में थोड़ा सा इंट्रो देना है आपने। इंट्रो कहाँ है आपका? वो मैं सेकंड पैराग्राफ में रीड करूँगी तो आपको बता दूंगी, बल्कि देख लो। देयर आर सम 17,000 स्पीशीज़। ये जो थोड़ा बहुत इंट्रो आप देते हो कि किसकी कितनी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये सारी बात आपने बता दी। फिर थोड़ा सा आपने क्या करना है अपना इसके ड्यूटीरोमाइकोटा की एक और प्रॉपर्टी होती है, नीचे हम पढ़ेंगे पैरासेक्सुअलिटी। वो पैरासेक्सुअलिटी का थोड़ा सा डिफाइन करके आपने आंसर बताना है कि इसको हम क्यों कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। इसलिए कहते हैं कि ये है एस्कोमाइकोटा का पार्ट, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। क्योंकि देखो ना यार, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द होल लाइफ साइकिल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो ही नहीं कर पा रहा है ये, तो मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, सही है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं या इम्परफेक्टाई कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी, सारी बात अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी कैसे लाइफ साइकिल या स्पीशीज चलेंगी? एसेक्चुअल करता है, सेक्चुअल नहीं करता। दैट इज व्हाई वी से दे आर फंजाई इम्परफेक्टी, ठीक है। The fungi that are classified in this group, however, are simply those in which the sexually reproductive stages have not been observed। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा
केस को क्यों कहा जाता है पूरा, के मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेजेस नहीं होती या उसमें ये सब नहीं होता, या आपका पूरा हो गया आंसर, ठीक है। देयर आर सम 17,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ फंजाई इम्परफेक्टा, या आपको याद रखना है कि इसकी स्पीशीज़ के नाम वैसे कम ही पूछते होते हैं, बट आप अगर कोई भी सवाल आता है ना फंगस से सिर्फ ड्यूटीरो नहीं बल्कि कोई भी सवाल अगर आता है तो आप शुरू में जब इंट्रोडक्शन देते हो ना कि भाई इसकी 30,000 स्पीशीज़ हैं, फलाना की फलाना हज़ार स्पीशीज़ है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि हाँ बच्चे ने सही से याद किया है, ठीक है। देयर आर सम 17,000 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई इम्परफेक्टी, even though sexual reproduction is absent among fungi imperfecti, there is a certain amount of genetic recombination. इसमें हमारे पास प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, दिस इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बट देर इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या आपको थोड़ा नीचे नजर आ रहा होगा पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। ये खास टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि ड्यूटीरो माइकोटा के अंदर कौन सी टाइप की खास टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पैरासेक्सुअलिटी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वैसे पैरासेक्सुअलिटी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और अलग से भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन पैरासेक्सुअलिटी, तो आपको जो है ये पूरा सेकेंड पैराग्राफ बताना है कि भाई पैरासेक्सुअलिटी क्या क्या किस चीज़ को कहते हैं, सही। अच्छा, देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम से पता चला, जेनेटिक का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि जीन से या आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड हो, सही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन या दो चीज़ों का मिलाप, ठीक है, मिक्सचर। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे होते हैं, सही है। दिस बिकम्स इम्पॉसिबल व्हेन हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक हाइफी that arise from such fusion genetic recombination of a special kind called parasexuality में occur। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब पॉसिबल हो पाती है, जब हमारे पास दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के हाइफी करीब आते हैं, दे कम क्लोजर टुगेदर, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, अच्छा ये एक लाइन में यहाँ पे खा गई, दिस बिकम्स पॉसिबल व्हेन हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स फ्यूज as sometimes happen spontaneously within the heterokaryotic hyphae that arise from such fusion genetic recombination called parasexuality में occur, ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, देखो मैं एक सेकेंड बताती हूँ, देखो ये हमारे पास है, सपोज करो ये ब्लू है ना, मेल हाइफी है, ठीक है, मैं एम लिख देती हूँ, और ये हमारे पास है सपोज करो फीमेल हाइफी है, सही है, ये फीमेल हाइफी है, सही। अब ये मेल और फीमेल हाइफी दोनों आपस में जो है यहाँ पे करीब आए, दे कम क्लोजर टुगेदर, देखो ये लिखा हुआ है, दिस बिकम्स पॉसिबल व्हेन हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स फ्यूज। फ्यूज कब करेंगे यार, जब करीब आएंगे तो ऑब्वियसली देन दे विल फ्यूज, तो करीब आने के बाद दे विल फ्यूज एज समटाइम्स हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, मतलब कभी कभी खुद ब खुद हो जाता है, विद इन द हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोकैरियोटिक हाइफी? हेट्रोकैरियोटिक हाइफी क्या होती है? डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियस होते डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पर ये भी हेट्रोकैरियोटिक हाइफी है, ये भी, तो विद इन दी हेट्रोकैरियोटिक हाइफी दैट अराइज फ्रॉम सच फ्यूजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब क्या होगा, ये मेल स्ट्रक्चर है और ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जब आपस में फ्यूज करेंगे तो दे विल गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ हाइफी, जैसे मैंने आपको कल की स्लाइड में बताया था। और इस नई हाइफी का कैसी इसकी नेचर होगी, इट विल बी हेट्रोकैरियोटिक, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो वो है ना, जो मेल पेरेंट से मिला और जो फीमेल पेरेंट से मिला, दोनों टाइप के न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दिस इज व्हाई वी कॉल इट हेट्रोकैरियोटिक हाइफी, ठीक है। मेल गैमेट था, सॉरी मेल स्ट्रक्चर था और फीमेल स्ट्रक्चर था, दोनों आपस में फ्यूज किया उन्होंने, फ्यूज करने की वजह से एक नई हाइफी बनी, वो हाइफी कैसी थी, हेट्रोकैरियोटिक हाइफी थी। अब इस हेट्रोकैरियोटिक हाइफी के अंदर क्या होगी, पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमेना होगा। अब पैरासेक्सुअलिटी होती क्या है, इन पैरासेक्सुअलिटी द एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई विद इन अ कॉमन हाइफी टेक्स प्लेस। ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है पैरासेक्सुअलिटी की, वैसे आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, बट ये एग्जैक्ट एक दो लाइन में इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। मतलब आपके पास यहाँ मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर दोनों ने फ्यूज करके जो नई हाइफी बनाई थी, इस हाइफी के अंदर जो सेल्स हैं, देखो इसको मैं हेट्रोकैरियोटिक क्यों कर रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लिया हैं, एक मेल से जो आया है और दूसरा जो फीमेल से आया है, इसीलिए मैं इसको हेट्रोकैरियोटिक कह रही हूँ। जब ये पूरी हेट्रोकैरियोटिक हाइफी बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, इसके बनने के बाद हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी होगी। क्या है पैरासेक्सुअलिटी, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम का आइडिया है, क्या होता है क्रोमोसोम,
व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नहीं पता क्या होता है? इसको कोई जेनेटिक मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन होता क्या है? तो बोला हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते कहाँ हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। हमारे पास साइटोप्लाज्म से इसका कोई लेना देना नहीं होता। हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा अब मैं आपको बनाऊंगी तो वो कुछ और ही बन जाएगा, खैर छोड़ो, मैं नहीं बना रही, वो फिर कुछ और ही बन जाता है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। ऐसा ना उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत अजीब सा बनेगा यहाँ ऑब्वियसली। ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम, लेकिन आप लोगों को याद नहीं, कोई मुझे बता नहीं रहा। यहाँ ईशा मेरे बराबर में बैठी हुई है, उन्होंने नहीं बताया। हमने पढ़ा था कि ये इसका सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है, और ये इसके आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है। अब होगा क्या कि ये जो मेल स्ट्रक्चर है और जो फीमेल स्ट्रक्चर इसने फ्यूज होकर जो हेटेरोकैरियोटिक हाइफी बनाई थी, उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर होगी पैरासेक्सुअलिटी होगी। अब पैरासेक्सुअलिटी क्या है, इसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम आपस में करीब आएंगे, एंड व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल एक्सचेंज देयर पोर्शन। ये जो है वो एक्सचेंज होकर दूसरे वाले क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्रोमोसोम से जो यहाँ पे होगा उसका कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक नई वैरायटी प्रोड्यूस होगी, या एक नया हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी क्या है? पैरासेक्सुअलिटी इसी को कहते हैं कि हमारे पास जो भी नई हेटेरोकैरियोटिक हाइफी प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, दो डिफरेंट टाइप के, देखो यहाँ पूरी बात देखो, द एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई कौन से होंगे? मेल और फीमेल दोनों आपस में डिफरेंट है ना यार। तो मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई हैं, जो उनको अपने पेरेंट्स से जो न्यूक्लियाई मिले, उनके क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। देख रहे हो यहाँ वर्ड एक्सचेंज ऑफ द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि वो क्रोमोसोम के पोर्शन आपस में एक्सचेंज करेंगे। दिस इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी, और दिस इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लियर है? ये बात क्लियर है या नहीं? जल्दी मुझे बताओ। कुछ पूछना है इसमें से? पैरासेक्सुअलिटी क्लियर है बेटा? देखो मैं बार बार बता रही हूँ, ये आता है पेपर में। हाँ बोलो बेटा। मिस रिपीट कर रही थी। कौन सी बात? पैरासेक्सुअलिटी। देखो दोबारा से देखो, ये मेरे पास तुम स्लाइड देखो ना बेटा, साथ साथ तो समझ में आएगा, सही है। स्लाइड पे मैं जो बता रही हूँ जिस तरह से उसको समझने की कोशिश करो। ये मेल हाइफी है, ये मेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है। देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, दिस बिकम्स पॉसिबल व्हेन हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स फ्यूज। मेल हाइफी फीमेल हाइफी आएंगे, करीब फ्यूज करेंगे, ठीक है, विद इन द हेटेरोकैरियोटिक हाइफी दैट अराइज फ्रॉम सच फ्यूजन। मेल और फीमेल हाइफी के फ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या होगा? एक अदर नई हाइफी प्रोड्यूस होगी। दिस इज नोन एज हेटेरोकैरियोटिक हाइफी। हेटेरोकैरियोटिक का मतलब होता है दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस एग्जिस्ट करे, एक वो जो मेल से मिला है और दूसरा जो फीमेल से मिला है। ये हेटेरोकैरियोटिक हाइफी, इसके अंदर क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या कौन सा फिनोमेना होगा? पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमेना होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये एक टाइप की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब पैरासेक्सुअलिटी में हमारे पास क्या होता है? पैरासेक्सुअलिटी में ये होगा, जो हमारे पास मेल न्यूक्लियस है और जो फीमेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होंगे हमारे पास मौजूद होंगे, मेल वाले और फीमेल वाले दोनों आपस में क्या करेंगे? कुछ अपने अपने पोर्शंस एक्सचेंज करेंगे। मेल ने कुछ पोर्शन फीमेल को दे दिया, फीमेल ने अपने कुछ पोर्शन मेल को दे दिया। दिस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज किसको कहते हैं यार? तबादला, या आप क्या कह सकते हो? मतलब आपने किसी को कोई चीज़ दी है, उसने आपको कोई चीज़ दे दी, समझ रहे हो? मैंने किसी को कुछ दिया और सामने वाले ने मुझे, तो एक्सचेंज किया हमने, ठीक है, एक दूसरे से तब्दील किया। तो दिस एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये प्रोसेस जिसमें हम क्रोमोसोम के कुछ छोटे छोटे पोर्शंस को एक्सचेंज करते हैं, दिस इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी। होता किसके बीच में? दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस, एक वो जो मेल से आया है और जो दूसरा फीमेल से आया है, और ये दोनों काम एक ही हाइफी के अंदर हो रहे हैं, जो हमने नई हेटेरोकैरियोटिक हाइफी प्रोड्यूस की थी उसके अंदर ये काम हो रहा है। अब आई बात समझ में? बेटा अब क्लियर है जिन्होंने मुझसे पूछा था? यस मिस। ठीक है,
अच्छा यार, अब आगे आ जाते हैं. Recombination of this sort also occurs in other groups of fungi and seems to be responsible for some of the production of new pathogenic strains of wheat rust. मतलब कि हमारे पास ये टाइप की रिकॉम्बिनेशन कुछ और ग्रुप्स में भी आपको नजर आती है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटा. ठीक है. Among the economically important genera of fungi imperfecti are Penicillium and Aspergillus. जो पेनिसिलियम है और एस्परगिलस है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसकी? ड्यूटेरोमाइकोटा की. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू, या वैसे भी अगर ये सवाल आता है तो मैंने आपको बताया कई दफ़ा कि आपने एग्जाम्पल नहीं छोड़नी है. ठीक है. इस तरह पूछ सकते हैं कि पेनिसिलियम इज़ अ पार्ट ऑफ फंजाई इम्परफेक्टी, ट्रू और फॉल्स. इस तरह करके कुछ भी इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे सवाल. सम स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम आर सोर्सेज ऑफ द वेल नोन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? क्या है एंटीबायोटिक? Is that inhibit the growth of bacteria? एक सेकंड बेटा, क्या बोल रहे हो? May substance that inhibit the growth of bacteria. अब बोलो इसे. हाँ वेरी गुड. ठीक है, दोनों तुमने, ईशा तुमने भी सही बताया बेटा, और अलीना, ये अलीना की आवाज़ थी, तो दोनों ने सही बताया. वो स्ट्रक्चर या वो सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सॉरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है. तो एंटीबायोटिक क्या होती है? हमारे पास वो सब्सटेंस जो कि देखो आप बीमार होते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक ही देता है ज़्यादातर केसेस में, अनलेस कि वो वायरल हो. वायरल इन्फेक्शन में हम नहीं देते एंटीबायोटिक. क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है. अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुए तो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाली चीज़ देने की क्या तुक बनती है? ठीक है. तो एंटीबायोटिक बेसिकली वो सब्सटेंस है जो हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है. ठीक है. तो हमारे पास सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी पूरी दुनिया में, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था. पेनिसिलिन इज द मदर ऑफ ऑल दी एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये भी लिख दो, या मतलब वो कर दो, अंडरलाइन कर लो, या जो भी आपको ठीक लगे. पेनिसिलिन इज द मदर ऑफ ऑल दी एंटीबायोटिक्स. जितनी भी दुनिया में एंटीबायोटिक है सारी कहीं ना कहीं से पेनिसिलिन से ड्राइव हुई. पेनिसिलिन सबसे पहली जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक थी. और ये कैसे बनी थी, कहाँ से ड्राइव हुई थी? ये हमारे पास इस फंगस से ड्राइव हुई थी जिसका नाम हम क्या देते हैं, हम जो कि बिलोंग करती है ड्यूटेरोमाइकोटा ग्रुप से. और कौन से फंगस से ड्राइव हुई है पेनिसिलिन? पेनिसिलियम से ड्राइव हुई है. पेनिसिलियम इज अ फंगस. पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक. जिसके एंड में एन आ रहा है ना, एन फॉर नूडल्स, वो वाला पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है. जिसके एंड में एम आ रहा है, ठीक है, एम फॉर मैगी, तो ये वाला पेनिसिलियम हमारे पास क्या है? ये फंगस है. दोनों में फर्क जो है उसको समझो, एक एंटीबायोटिक है और एक फंगस है. ठीक है. Some species of penicillium are sources of the well-known antibiotic penicillin, and other species of the genus have the characteristic flavor and aroma to the cheese. हमारे पास जो ड्यूटेरोमाइकोटा की, वैसे इस पे आप हेडिंग बना सकते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा हुआ भी है. सही है, अच्छा हो जाएगा ये. या एग्जाम्पल में आप ऐसा कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल में सिर्फ नाम लिख दो, पेनिसिलियम और एस्परगिलस. सही है. उसके बाद एक सब हेडिंग बना लो, एक और, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. उसमें आप ये पूरा लिख दो कि भाई इसको हम एंटीबायोटिक में यूज़ करते हैं. और दूसरी इसकी क्या इसका यूज़ है कि हम इसको कुछ फ्लेवर जो होते हैं, या एरोमा का मतलब होता है खुशबू, प्लेजेंट स्मेल, एरोमा. ठीक है. तो चीज़ के अंदर हम फ्लेवर डालने के लिए, चीज़ को खास स्मेल देने के लिए हम यूज़ करते हैं इसकी, ड्यूटेरोमाइकोटा से जो फंगस बिलोंग करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं. ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. ठीक है. स्पीशीज ऑफ एस्परगिलस आर यूज फॉर फर्मेंटिंग सोया सॉस. सोया सॉस आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा खानों में यूज़ होता है, स्पेशली चाउमीन वगैरह चाइनीज़ खानों में. तो वो सोया सॉस बेसिकली फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है. हमारे पास एस्परगिलस या सोया पेस्ट है. और प्रोसेसेस इन विच बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. Citric acid is produced commercially with members of this genus under highly acidic condition. सिट्रिक एसिड क्या है? हमारे पास एक अदद एसिड है जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो इससे. ठीक है, ये भी इसका एक और यूज़ है. इन एडिशन, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ यार? हाँ, इन एडिशन द इनरिचमेंट ऑफ लाइव स्टॉक फीड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ अदर स्पीशीज इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. ये लाइन आप कट कर सकते हो, इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी. ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया, सारी स्पीशीज जो थी, सॉरी सारे जो इसके ग्रुप्स थे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आई थिंक है. मिस हाँ पूछो. मिस मुझे ना एक इसमें चीज पूछनी थी. सेकंड पैराग्राफ में ना लास्ट लाइन लिखी हुई है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ व्हीट रस्ट. तो ये बता दें. अच्छा एक सेकेंड मैं देखती हूँ, मैं ज़रा, हाँ वीट वाली ना, एक सेकेंड, क्या हो गया?
और कहाँ गया? यार कौन सी लाइन में था, सॉरी मैं मेरे से मिस हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे नजर आ गया, हाँ। Recombination of this sort also occurs in other groups of fungi and seems to be responsible for some of the production of new pathogenic strains of wheat rust. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेशन है ना, जिसको हम कहते हैं पैरासेक्चुअलिटी, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइकोडा में नहीं बल्कि बाकी आपको ग्रुप्स में भी नजर आ सकती है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं होती। अगर ये रिप्रोडक्शन होती है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ हमारे पास उस वक्त इट टेक्स प्लेस जहाँ पर हमारे पास कुछ पैथोजेनिक स्ट्रेन्स, या स्ट्रेन का मतलब होता है एक वैरायटी या एक टाइप, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप्स में ये कब होती है, जब हमारे पास कोई भी पैथोजेनिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होती हो वीट रस्ट की। वीट रस्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये देख रहे हो आप जहाँ मेरा कर्सर है, ये रस्ट क्या है, एक प्लांट पैथोजन है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये प्लांट पैथोजन जो फंगस होते हैं, जब हमने ये प्रोड्यूस करवाना होता है तो क्या होता है, दूसरे टाइप के ग्रुप्स के अंदर हमारे पास पैरासेक्चुअलिटी होती है, वैसे नॉर्मली नहीं होती। अगर होती है तो उसका मतलब है इट इज प्रोड्यूसिंग अ पैथोजेनिक वैरायटी या ग्रुप ऑफ रस्ट, जो प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जाके डिजीज उसमें कॉज करवा देगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ओके मैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है लैंड अडेप्टेशन ऑफ फंगस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। आई थिंक ये है, लेकिन मुझे तुम लोग कंफर्म कर मिस दो। है इकोनॉमिक ठीक है, इम्पोर्टेंस। जल्दी से देख लेते हैं। आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स है ना, तो हाँ ये आराम से हो जाएगा 10 मिनट्स में, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पास वैसे ही पूछा जाता है, अगर ये रिड्यूस सिलेबस में है ना तो इसको बहुत पक्का याद करना। ये शॉर्ट का पक्का सवाल होता है कि या तो वो पूछते हैं आप यूज, वैसे तो वो यूजफुल वगैरह करके नहीं पूछते, वो सिर्फ ये लिखते हैं कि आप राइट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे या तो यूजफुल बता दे या हार्मफुल बता दे, तो आपने दोनों को याद करना है, ठीक है। अब फंगस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इन मैनी वेज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर सिमिलर इन देयर इंपॉर्टेंस। अच्छा ये सारा ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, बट यहाँ से हम देख लेते हैं। देखो फूड से हम देखते हैं, देखो फंगस को हम एक इंपॉर्टेंस इसकी है कि हम फूड में यूज़ करते हैं। एक तो आपने मुझे आप लोगों ने खुद बताया था क्लास में कि यीस्ट हम यूज़ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज़ होता है, पिज़्ज़ा वगैरह या जो भी हम मेकिंग की चीज़ें बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं यीस्ट को, तो ये यूज़ हो गया। वी हैव मशरूम्स, ठीक है, हम मशरूम को यूज़ करते हैं खाने में, तो ये सारा यूज़ हो गया हमारा फंगस का फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड, ठीक है। तो एक यूज़ हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट क्या आ जाएगा, फूड का, सही है। मैनी काइंड्स ऑफ एडिबल फंजाई, एडिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप खा सकते हो, एनीथिंग विच कैन बी ईटन दैट इज नोन एज एडिबल। एडिबल का मतलब है जो आप खा सकते हो। नॉन एडिबल का मतलब, या अनएडिबल नॉन एडिबल होता है वैसे मेरे ख्याल से, तो उसका मतलब वी कैन नॉट ईट दैट थिंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो एडिबल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी ईटन, सही है। Many kinds of edible fungi in the form of mushrooms are a source of nourishing and delicious food dishes today, ठीक है। हमारे पास मशरूम्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, बहुत सारी डिशेस में यूज़ करते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। Today they are grown as a crop in many places throughout the world, but one must bear in mind that not all mushrooms are edible. हमारे पास सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते, सबको हम नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे आगे हमारे पास लिखा हुआ है टोड स्टूल या रेड स्टूल, इसका ये नाम मार्क करो, ये पॉइजनस मशरूम है, आपको ये याद रखना है। इट कुड बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज के पॉइजनस मशरूम्स कौन से होते हैं, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप वो बनाते हो ना, मतलब आप आंसर अटेम्प्ट करते हो, तो उसको ब्लैक से लिखना, टोड स्टूल और डेथ स्टूल, ठीक है। Yeast another kind of fungi are utilized in baking industry, others are used in brewing and cheese and organic acid industries। ये सारे इसके यूज़ हैं कि हम इसको चीज़ इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। Medicines, fungi have explored a new field in medicine by producing antibiotics like penicillin, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। अगर तो आप ये सवाल याद करते हो, वैसे तो करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एंटीबायोटिक्स के नाम मिस मत करना, याद कर लेना, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन और टेरामाइसिन, ठीक है। ये सारे नाम हैं एंटीबायोटिक्स के जो हम यूज़ करते हैं, और कहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलिन की से ड्राइव करते हैं, फंगस से ड्राइव करते हैं, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, अब सॉइल में भी ये फर्टिलिटी का काम करते हैं। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, माइकोराइजियल फंजाई। माइकोराइजिया हमने पढ़ा था, माइकोराइजिया पढ़ा था हमने, यस और नो? यस मिस, हमने पढ़ा था पढ़ा था, सिम्बायोटिक। तो फिर क्या होता है माइकोराइजिया? मिस हमने लाइफ में सिम्बायोन पढ़ा होते था। हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। क्या चीज़ बेटा? मिस म्यूचुअलिस्टिक होते हैं सिम्बायोन।
और इनमें किन चीज़ों की वो होती है, कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? वेस्कुलर प्लांट्स और फंजाई की। वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स होती हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है, और फंगस होता है, ठीक है। तो अब वो हमारे पास जो माइक्रोराइजियल फंजाई है वो एक एग्जांपल है हमारे पास उस फंगस की जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो फंगस की ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो कि यूजफुल फंजाई की बातें हैं, फूड, मेडिसिन और सॉइल फर्टिलिटी। सारे फंगस अच्छे नहीं होते, कुछ हमारे पास ख़राब काम भी कर रहे होते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग में है। फूड स्पॉइलेज, खाना ख़राब हो जाता है, फुइयाँ पड़ जाती हैं ब्रेड में या जो भी खाना होता है, ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर वाइटिश सा होता है, तो वो एक्चुअली फूड को ख़राब कर रहा है, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यूजफुल, इट इज़ हार्मफुल। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, फूड स्पॉइलेज। फंजाई कॉज ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ बाय मेनी ऑफ द सेप्रोफाइटिक फंजाई। यानी कि हमारे पास क्या करता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, मुझे जल्दी से बताओ, हमारे पास 4.5 मिनट है सिर्फ। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिपेंड करते हैं हाँ ठीक और है, वेरी उनसे। गुड, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक फंजाई हमारे पास जो है क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास स्पॉइल करते हैं फूड को। सिर्फ सेप्रोफाइटिक नहीं, बाकी भी कर सकते हैं, फंजाई स्पॉइल करते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेस, फंजाई कैन कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स लाइक एस्परगिलोसिस। एयर लंग्स की डिजीज़ होती है एस्परगिलोसिस। फंगस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एस्परगिलस जो प्लांट सॉरी फंगस होता है ना, उसके जो स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स अगर कोई इंसान इनहेल कर लेता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एस्परगिलोसिस की बीमारी हो जाती है, जिसमें बेसिकली हमारे पास एयर्स और लंग्स मुतासर होते हैं। तो दिस इज़ अ डिजीज़, यू हैव टू रिमेंबर इट, अंडरलाइन इट। एस्परगिलोसिस डिजीज़ है, क्यों होती है? अभी हमने पढ़ा एस्परगिलस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करता है। यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है। अगर एस्परगिलस के आपने स्पोर या बीज आपने इनहेल कर लिए, इंसान अगर अल्लाह ना करे इनहेल कर ले, तो उसके अंदर एस्परगिलोसिस हो सकता है, विच इज़ अ फंगल डिजीज़। दूसरी डिजीज़ क्या है, मोनिलियासिस है। मोनिलियासिस के अंदर हमारे पास स्किन में मसला हो जाता है, माउथ में, गम्स में की बीमारी होती है मोनिलियासिस, ठीक है। गम्स में, मसूड़ों में मसला हो जाता है, स्किन आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, माउथ में आपके अल्सर्स या इस तरह की स्ट्रक्चर्स सॉरी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये सारा हमारे पास मोनिलियासिस की उसके अंदर आ जाता है। ये सारी डिजीजेस होती हैं फंगस की वजह से, ठीक है। प्लांट डिजीजेस, फंजाई डिस्ट्रॉय मैनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फ्रूट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंट का मतलब होता है जो सजाने के लिए आप यूज़ करते हो, एंड अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सम ऑफ द डिजीज आर लूज स्मट ऑफ वीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यूज। ये सारी डिजीज़ के नाम है, ये भी याद करने हैं, ये प्लांट डिजीज़ के नाम है, ठीक है। ये सारी बीमारियाँ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फंगस। स्पॉइलेज, मैनी फंजाई स्पॉइल लेदर गुड्स, वूल, बुक्स, टिम्बर एंड कॉटन। ये फंगस सिर्फ प्लांट को और ह्यूमंस को डिजीज़ कॉज नहीं करता, बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर देता है। जैसे कोई लेदर का मटेरियल है, कोई बुक्स हैं या टिम्बर है, कॉटन है, उसको भी ये ख़राब कर सकता है, ठीक है। समझ में आती है बात? वी ओनली हैव 2.5 मिनट। कुछ पूछना है, वरना मैं मीटिंग एंड कर दूँ, बिकॉज दूसरी क्लास भी है। वन 146 क्या पेज की बात कर रही हो यार? मेरे पास इस स्लाइड में नहीं है वो, बट आई हैव टू लुक फॉर इट। मुझे एक सेकंड दिखाना बेटा। 146 नहीं, 146 हम पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है ना यार हमारे पास। 146 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एप्पल स्कैब है, हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस है, ये सब चीज़ें वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए तो सारी बात है हमारे पास 1.5 मिनट में हम क्या पढ़ेंगे, वो होगा इसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन अभी जितना पढ़ा है वो समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं है? चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो फिर